चलो बेटा शुरू करते हैं। बिल्कुल फ्रेश लेक्चर है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। टॉपिक है गाउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। अब हमने जो गॉस लॉ तो पढ़ लिया, अब एप्लीकेशन मतलब यूज़, उसका यूज़ कहाँ आएगा। तो हमने ये बोला है कि गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गाउस के नियम से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। कूलम के नियम की हमें कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही है और क्या। तो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और सिखाएंगे तुमको कि गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो पहला, अब हमारा अनुप्रयोग के अंदर पहला पॉइंट क्या है, गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत आवेश है लेकिन किसमें, रेखीय में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गॉस लॉ निकालें। बहुत अच्छा डेरिवेशन है। अब आगे तुम्हारे डेरिवेशन ही है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सीखो उनको, उनके फॉर्मूले बनेंगे, उन फॉर्मूलों को ध्यान रखो। उनका जो भी रूप बनता है वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं फॉर्मूले, वो जितने ज़्यादा तुम्हें याद रहेंगे न्यूमेरिकल, उतने तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। इस चैप्टर से थ्योरी की तो उम्मीद तुम करना ही मत। चलो मैं लाइन चार्ज बना देता हूँ। रेखीय आवेश है, ठीक है, लाइन चार्ज है। अच्छा, इनफाइनाइट क्या होता है। अब अनंत किसी को दिख रहा हो तो अनंत लंबा तार क्या होता है। तो फिजिक्स में देखो कुछ रिलेटिव टर्म्स होती हैं कि इनफाइनाइट क्या होती है, ढंग से समझ लो। कि एक क्रिकेट के बॉल के लिए एक स्टेडियम क्रिकेट का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बड़ा है। स्टेडियम बहुत बड़ा है और बॉल बहुत छोटी है। फुटबॉल के लिए भी यही बात कह सकते हैं हम लोग। फुटबॉल एक स्टेडियम के बीचों बीच पड़ी है और फुटबॉल का ही हम मैदान में स्टेडियम में चले गए तो स्टेडियम फुटबॉल के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि अवतार खत्म ही नहीं हो रहा। बैठ गया। तो ये कुछ रिलेटिव टर्म्स होती हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पे बना देते हैं। वेरी गुड। ये देखो बेटा, ये एक तार जा रहा है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है। इस पे क्या आवेश देने हैं, रेखीय आवेश देने हैं। ये मैंने दे दिए प्लस 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 प्लस, और इसको फोकस करना है रेखीय आवेश को। लाइन चार्ज हमने 3 पढ़े थे सतत आवेश वितरण के अंदर। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि चार्ज 3 फॉर्म में रह सकते हैं, एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। आ गया। अच्छा, रेखीय के अंदर जब हमने पढ़ा था लीनियर, तो हमने कहा था 2 रूप से आ सकता है। अगर सीधा तार है तो उसको सीधा मत समझना, वो गोल भी हो सकता है, ठीक है। मैंने बताया था उस टाइम प्रैक्टिकल करके। ये मान लो कोई तार है, दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। इस पे चार्ज पड़े हुए हैं, आवेश पड़े हुए हैं, लेकिन ये तो गोल भी तो हो सकता है। ये गोल बन गया, ये लो रिंग बन गई। बोलो दिख रहा कि नहीं दिख रहा, गोल बन गई ना रिंग। ये देखो, ये गोल गोल बन गया। तो ये 2πr हो गई रिंग, यानी वल्य भी बन सकता है। तो यहां पे अपने इसने हमें सीधा बोल दिया कि इनफाइनाइट लंबा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, लाइन है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अच्छा, इसका करते टाइम मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। क्या होता है एग्जाम्पल, बॉटल ब्रश। जो बच्चों की बोतल होती है या कोई ऐसी बोतल है जिसका मुंह बहुत छोटा और हमारी अंगुलियां और हाथ उसके अंदर जा नहीं पा रहा और हमें धोना है और नीचे कहीं कचरा लगा पड़ा है उस बोतल में, तो हमारा हाथ तो जाएगा नहीं, हम लंबा ब्रश लेंगे। तो मैंने ब्रश में दिखाया था चार्जेस कैसे जा रहे थे आगे पीछे। उस टॉपिक को देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो अब सारे हमारे यहाँ पे काम आने वाले हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये उसने दे रखा है। अब हम किससे कर रहे हैं, सबसे पहले गॉस लॉ। नाम को याद करते रहो, इन चीज़ों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, वरना पता भी नहीं चलेगा। लाइन चार्ज है, हमें पता चल गया, हमने लाइन में डाल दिया। लाइन कोई ऐसी लेना चाहे ऐसी ले सकता है, कोई लाइन ऐसी लेना चाहे ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूं कि मुझे रटने वाले बंदे पसंद नहीं है, ठीक है ना। यू आर नॉट सपोज टू मगअप ही बोलते हैं, रटने को कुछ बोलते तो हैं, ग्रास्पिंग पावर ऐसा, ठीक है। ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है लाइन पे, और लाइन कितनी लंबी है, बहुत लंबी, अनंत है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हमारा डस्टर किधर गया, दोनों ले सकते हो। तो लाइन चार्ज हमने बना दिया। लाइन चार्ज से अब हमें पता चल गया कि हमें डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी, जो हमने आवेश घनत्व का सिद्धांत पढ़ा था सतत आवेश वितरण के अंदर, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो हम यहां से पढ़ेंगे। लाइन चार्ज है तो हमें साफ नाम पता चल रहा है, लैम्डा आएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को। और क्या होगा, Q/L आ गया। Q/L कैसे निकाला था, हमने कहा था L लंबाई पे, ये L लंबाई तो है, हाँ, कितने आवेश हैं जी, Q आवेश हैं।
इकाई लंबाई यूनिट लेंथ पे कितने आवेश होंगे, Q बटा L। और इस Q बटा L को ही हमने क्या बोला है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर Q बटा L। और हमने क्या कहा था, ये टर्म कांस्टेंट होती है, नियतांक होती है। दूसरी चीज, यहां से Q का मान निकालना सीखो। कैसे, क्यों, क्योंकि गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ हम जानते हैं कि सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई इक्वल्स टू, ये तो सभी जानते हैं गॉस लॉ है। इसका मतलब सिग्मा Q की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। वेरी गुड। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L लैम्डा। बोलो समझ में आ गया। क्योंकि हमने ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों ली, रेखीय आवेश घनत्व क्यों लिया लैम्डा वाला, क्योंकि हमें पता सीधे सीधे तार पड़े हैं। और अगर गोल पड़े हुए होते, अगर वो नाम रिंग का लेता, लूप का लेता, वल्य लेता, तो भी हम यही डालते। क्योंकि मैंने अब आपको बता दिया कि तार अगर लंबा है तो उसको हम गोल भी कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, आएगा एल ही, आएगा एल ही। लेकिन हम गोल के परिधि कितना मानते हैं, सर्कमफेरेंस 2πr, वो हम जानते हैं। ठीक है, तुम जानते हो। बैठ गया। तो क्यू क्या लेना है, एल लैम्डा, लैम्डा एल जो भी है, पहले जो भी लिखना चाहो। तो हर एक चीज को बताओ उसको। तो गॉस लॉ हमारा क्या है, अब मैं यहां लिख देता हूं छोटे छोटे जो हमारी चीजें काम आएगी। फाई बराबर गॉस लॉ हमारा ये कहता है ई डॉट डी एस, और इसका क्लोज इंट्रीगल, ये रिंग बना रखी है छोटी सी, क्लोज इंट्रीगल हो गया, इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बैठा कि नहीं बैठा, ये गॉस लॉ है। ठीक है, दोनों यूज कर रहे हैं अब हम। वेक्टर है तो वेक्टर लगा दो। अच्छा, कोई बोलेगा यहाँ डीएस क्यों लिया सर, एस क्यों नहीं लिया, एस लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन लगाया तो हम ये बोल रहे हैं कि हम छोटे छोटे जो डीएस हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं छोटे छोटे डीएस। एरिया जो है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ले रहे हैं। ठीक है, और लाइन चार्ज की जरूरत पड़ेगी, लाइन चार्ज लिख दें, क्यू बराबर एल लैम्डा। कैसे आया, अभी निकाल के बता दिया। बोलो समझ में आ गया सारा का सारा खेल। अच्छा, अब देखो, ये तो गॉस लॉ है, लेकिन गॉस लॉ ने एक चीज और बोली थी कि आपको एक काल्पनिक पृष्ठ जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, इमेजिनरी सरफेस। करे इमेजिनरी सरफेस, ये चार्ज तो खुले में पड़े हैं, हमें चार्ज कैसे चाहिए, बंद में चाहिए। गॉस लॉ जब हमने पढ़ा था, हमने कहा था एनक्लोज सरफेस चाहिए, सिग्मा क्यू, ये जो समेशन क्यू है ये क्लोज में होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, ये एक लाइन मैंने इधर और खींच दी, एक लाइन इधर और खींच दी, ये बड़ा ज़्यादा हो जाएगा यार। ये लो, ये एक लाइन इधर और खींच दी, एक इधर और खींच दी। मैं क्या बना रहा हूँ, सिलेंडर। ठीक है, कैसे बन रहा है, डायग्राम में तो मैं बहुत फेल था डायग्राम में अपने टाइम में। ये सिलेंडर है, बोलो ये सिलेंडर है तुम्हारा। क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है हमें इन चार्ज को कहाँ डालना है, इन आवेशों को कहाँ डालना है, किसी बंद पृष्ठ में डालना है। और बंद पृष्ठ का हमें चयन करना है। बंद पृष्ठ कोई भी हो सकती है। ये मैंने बेलन लिया है, सिलेंडर। अगर कोई शंकु लेना चाहे, कोई स्फीयर गोला लेना चाहे, कोई घन घनाभ लेना चाहे, क्यूब क्यूबॉइड, सब ले सकता है। सबसे इजी ये है। कैसे, देखो कितनी सरफेस बन गई। अब सिलेंडर की 3 होती है, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, एक बीच वाली। हमें सब मालूम है, हम धीरे धीरे करते जाएंगे। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें करते जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले देखो ये वाली चीज़ को देखो, ये भी तो घुमा होता है। सिलेंडर को बीच में से देखो, घुमा हुआ ही तो होता है, घुमा हुआ ही तो होता है। तो ये क्या हो गई, रेडियस आर। देखो अब ये रेडियस भी कितनी होगी, आर ही तो होगी। अब गोल गोल घूम रहे हैं, ये गोला है, अब इसके ये बीच में ये है, तो ये गोल घूमोगे तो रेडियस तो सब जगह बराबर ही होगी कि नहीं होगी। ये रेडियस पीछे भी जाएगी, सिलेंडर 3D बना नहीं सकते, है ना, पीछे भी जाएगी रेडियस। और इधर क्या जा रहा है, मैं मान रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर जा रहा है। बोलो ठीक है, ढंग से। कितनी सरफेस बनी हमारी, टोटल 3 बनी है। इसको लिखते कैसे इंग्लिश में, वो तुम्हारे लिख लो, मैं बता देता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे ये जो चार्ज पड़े हैं, ये एल लेंथ का वायर हमने लिया है। ये सिलेंडर जो है ये हमने एल लेंथ का ले लिया, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है ना। सिलेंडर का, सिलेंडर पूरा एल लेंथ का लिया है। बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा, अब हम निकालेंगे डीएस, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी तो जरूरी है। तो देखो ये ऐसे ही है, गोल है, इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। मैं बाहर निकाल देता हूँ, अपनी तरफ निकालना चाहो अपनी तरफ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिर इधर आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एस इधर ही ले लेते हैं हम लोग। तो एस भी इधर ही जा रहा है, इसका पहले वाले का। तो हमारी 3 सरफेस बनी, तीनों के नाम लिख देते हैं। बहुत ईजी है, कुछ घुमा घुमा के नहीं करना है। फाई इक्वल्स टू, ये कौन सी ले रहा हूं मैं, कर्व्ड सरफेस, बीच वाली, इसका नाम दे दिया मैंने कर्व्ड सरफेस, वक्राकार पृष्ठ। बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं है।
ई डॉट डी एस तो होता ही है, और इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है 0 डिग्री, क्योंकि ई भी इधर जा रहा है, एस भी इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें क्षेत्रफल सदिश का दिशा भी तो पता होनी चाहिए कि क्षेत्रफल सदिश कहाँ जाएगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, ये हम फ्लक्स से फाई जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब हम सीख चुके थे वहाँ पे। ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। प्लस जुड़ेगा दूसरा वाला टॉप, टॉप ले लो, टॉप ऊपर वाला, टॉप से याद रहेगा, 1 2 नहीं करेंगे। इसका देखो क्षेत्रफल सदिश किधर जाएगा, इधर जाएगा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जा ही रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा, और क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। ये आउटवर्ड चला गया, ये एस हो गया, ये हो गया बॉटम वाला। टॉप वाले को देखो, ई जा रहा है इधर, एस जा रहा है इधर, एंगल कितना बना, ई डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री। इजी। तीसरा वाला, क्योंकि सिलेंडर पूरा तो लेना पड़ेगा ना हमें, बॉटम, बॉटम यानी निचला, टॉप यानी ऊपरी ऊपरी भाग। ठीक है, हिंदी वाले देख लेना, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है। ई डॉट डी एस और कॉस 90 डिग्री। बोलो समझ में आया कि ये भी 90 बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा का है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने क्या किया है, हमने इमेजिन किया है, एक काल्पनिक पृष्ठ हमने इमेजिन किया है, हमने एक काल्पनिक पृष्ठ माना है बेलन को। ठीक है, इमेजिन क्या किया हमने, एक सिलेंडर इमेजिन किया है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है वो लैंग्वेज, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इतना से लिखा हुआ है इसने, सममित बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, सममित बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये लिख देना थोड़ा सा, क्या है लैंग्वेज, क्या है लिख दोगे तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे वो भी देख लो। सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर, सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ एल लेंथ, समित एल लंबाई, ये लिख देना हिंदी वाले। बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ एल लेंथ बी कंसीडर्ड। बोलो इतना तो लिख ही दोगे मेरे लिए, क्योंकि जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा उसको चाहिए होगा। ये सब कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे थी, खत्म है, ये खत्म है, कुछ भी नहीं है। बस चीज़ों को, हर एक चीज़ को याद करते रहो। गॉस लॉ ये रहा, लेकिन गॉस लॉ ने एक चीज़ और बोली थी, इमेजिन करना है आपको, कल्पना करनी है बंद पृष्ठ की। तो ये बेलनाकार एक बंद पृष्ठ ही तो है, एनक्लोज्ड है। ठीक है, और हमने ये भी सुना है कि लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज के फॉर्मूले ये आ रहे हैं, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, इसका बाहर की ओर, इसका इधर की ओर। अब तुम बोलोगे इसका मुंह उधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर चला जाएगा और एस भी उधर चला जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो एस भी इधर चला जाएगा। अब तुम बोलोगे नहीं 180 डिग्री का कोण बन रहा है, अरे भाई नहीं बन रहा है 180 डिग्री का कोण, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो एस भी इधर ही जाएगा, ये दोनों ही इधर जा रहे हैं। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है। इस पृष्ठ की बात करें, पूरा गोल है ना यार, वो गोल है, क्या करो। तो देखो ये तो हो गया 0, लिख दो कैसे, ये भी हो गया 0, इनको लेना ही नहीं, खत्म खेल। क्यों, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, लिख दो यहाँ पे, cos 90 डिग्री इक्वल्स टू होता है 0। तो पूरे 0 हो गया, इसको भी कैंसिल कर दो, काट दो, खत्म खेल। इसीलिए लिया बेलनाकार, बुक वाले ने भी और अपन ने भी, इजी है। ठीक है, फाई बराबर क्या क्या बच गया, रिंग में ई डाल दिया, डॉट डी एस डाल दिया, और बराबर में ये चलाना है फॉर्मूला, सिग्मा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये चलाना है बराबर में, भूलना नहीं है। ठीक है, बराबर में ये चलते रहने चाहिए। उधर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं थी मेरे पास में, उस लाइन पे भी ये लाइन डाल देना, इतनी सी डाल दोगे, इतना काम तो कर ही दोगे। ठीक है, आगे देखो, आगे वो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वक्राकार पृष्ठ के लिए कौन सी वक्राकार पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस, मैं सर्कुलर करने लगा, कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है। बोलो सहमत हो, इस लाइन को लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज यूनिफॉर्म फॉर कर्व्ड सरफेस, विद्युत क्षेत्र एक समान है वक्राकार पृष्ठ के लिए, बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है भाई इसके लिए, ये पृष्ठ अलग हो गई, बॉटम अलग हो गई, टॉप अलग हो गई, हम तो इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, जब कांस्टेंट बोलेंगे तो ई को बाहर ले लेंगे, तो फाई इक्वल्स टू
ई को बाहर निकाल लेते क्योंकि हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक समान है, तो क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, तो ई बाहर आ गया। डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब देखो यहाँ से इसको मैं क्यों लिखूँ या सिग्मा क्यों लिखूँ, बात तो एक ही है। क्यों कितने हैं यहाँ पे, बहुत सारे होंगे, यही तो है वो। और यहाँ पे इसको सिग्मा समेशन क्यों नहीं लिख के क्यू इन लिख दो, तो भी एक ही बात है। क्यू एनक्लोज लिख दो, क्यू परिबद्ध लिख दो, एक ही बात है। बैठा तो मैं इस पर भी समेशन लगा दूँ, वहाँ से नहीं आएगा, लेकिन हम अब इसको देख के लगा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये क्यू है, ये क्यू एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने लगा दिया। क्या करेंगे इसका, छोटे छोटे टुकड़ों का। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो हम इसके छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे। एरिया वेक्टर, फिर हम इसके काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, फिर इधर से काट लिए हमने एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल काटा इसका, फिर ये काटा इसका क्षेत्रफल, फिर ये काटा छोटा 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 डी एस, ये भी डी एस, ये भी डी एस, ये भी डी एस। बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है, सारे चार्ज बंद के अंदर रहने चाहिए, तो ये डी एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा, सारे डी एस जुड़ के, तो ई डॉट एस आ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम, इज इक्वल्स टू समेशन क्यू की जगह मैं ये वैल्यू डाल दूं, कोई तुम्हें दिक्कत है तो, नहीं है, एल लैम्डा अपॉन ई नॉट। एस की वैल्यू क्या होगी, ये जो बेलनाकार पृष्ठ है ना, बेलनाकार पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस का, ये है इतना सा वक्राकार पृष्ठ, इसका एस क्या होगा, 2 पाई आर तो है ही, भाई गोल चीज़ है, वृत्त टाइप की है, वक्राकार है, तो 2 पाई आर तो उसकी परिधि होती है, सरकमफेरेंस। और इसमें क्या आ जाएगा, ये लंबा भी तो है, कितनी लंबाई है, 2 पाई आर एल, ये तो छोटी क्लास में पढ़ी होगी। और अगर ये नहीं पता तो फिर कैसे करोगे। आगे देखो इधर, फाई इक्वल्स टू, ये चलते रखना है साथ साथ में, ठीक है ना, ये फॉर्मूला साथ में, ये दोनों चलते रहने चाहिए, बराबर और बराबर। ई डॉट एस की जगह मैं डाल रहा हूँ 2 पाई आर एल, इस एस की जगह डालनी तो पड़ेगी ना भाई, एरिया है उसका, इज इक्वल्स टू एल लैम्डा अपॉन ई नॉट। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एल से एल चेप दिया मैंने, ई निकालना है हमें, ठीक है, तो ई इज इक्वल्स टू, ये देखो इधर क्या है, लैम्डा तो इधर बचा हुई है, अपॉन में 2 पाई आर भी इसके नीचे चला जाएगा, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। वो हमें ई निकालना था, फाई को अब हम छोड़ देते हैं, फाई को हमने छोड़ दिया। ई बराबर क्या बचा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना है हमें, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये निकाल दी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, ये निकाल दी, फाई छोड़ दिया अभी हमने। बोलो यहाँ समझ में आया। लेकिन अब ढंग से देखो, तुम बार बार जो वैल्यू लिखते हो वो तुम्हारे क्या आती है, 1/4 पाई आती है कि नहीं आती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है ना, ढंग से समझना, यहाँ पे नहीं आ रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नीचे वाले को 4 बनाने तो क्या करना पड़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दूँ मल्टीप्लाई बाई, ढंग से समझना, मल्टीप्लाई किताब में नहीं बता रखा है ये, लेकिन किताब में जब न्यूमेरिकल दे रखा है आगे, उसमें ये फॉर्मूला फिर काम में नहीं आएगा, क्योंकि फिर वैल्यू क्या डालोगे इनके 2 पाई की, मल्टीप्लाई बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। तो E इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 2 लैम्डा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4 हो गया, और पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। देखो आर को मैं बाद में लिख देता हूँ, ठीक है, आर को मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है कि नहीं होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के होता है कि नहीं होता, होता है सर, बिल्कुल होता है, दिख रहा है कि हाँ। तो E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना निकला, 2, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा अपॉन में है, तो के लैम्डा अपॉन आर। बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम, मुझे भी नहीं है, तुम्हें क्या है, 2k लैम्डा अपॉन आर। अब ये के ही रखना, ठीक है, क्यों रखना, क्योंकि के की वैल्यू हमें पता कितनी होती, 9 × 10 की पावर 9 ईजी वे में होती, वरना अगर यहाँ से न्यूमेरिकल करोगे तो तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं होंगे। इसीलिए चीज़ों को थोड़ा जमाना सीखो, जैसे फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, एक सिस्टम होता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस होता है पूरा एक, कि कैसे डेटा को जमा के रखना होता है, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को सीखो थोड़ा सा। तो
ये इट्स नॉट द फाइनल आंसर, बुक में ये दे रखा है, लेकिन न्यूमेरिकल जब करोगे तो ये काम आएगा, और बुक में यही वाला फॉर्मूला काम नहीं ले रहा है। तो ये कैसे आया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अंश और हर में 2 का गुणा कर दिया, तो हमारा 4 बनते जा रहा है शुरू वाले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से बनते जा रहा है। तो हमने वो बना दिया 2k लैम्डा r। अब वो बोल रहा है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, सदिश रूप में लिखो, तो सदिश रूप में लिख दो। ये लो ई के ऊपर हमने सदिश लगाया, ये यहाँ से ये हटा देना, ये लाइन अलग है यहाँ से, 2k लैम्डा अपॉन r तो है ही, और इस इधर r पे टोपी बना दो, ये वेक्टर बन गया, इधर ये भी वेक्टर बन गया, ये भी वेक्टर बन गया। अब देखो ढंग से समझना, अभी तक जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे फर्स्ट चैप्टर से, तो उसमें KQ/r² आ रहा था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम के लॉ से। तभी तो कूलम ने बोला कि मैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता हूँ, व्युत्क्रम वर्ग नियम को पालन करता हूँ। नीचे r² आ रहा था, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। ये फॉर्मूला देखो, उसमें कंफ्यूज मत हो, वो तो वेक्टर का मैंने लिख दिया, क्योंकि वो उसको चाहिए। किसको चाहिए? जो तुम्हारा एग्जामिनर होगा, कॉपी चेक करेगा, वो चाहेगा तुमसे कि तुम वेक्टर फॉर्म में भी लिखो, तो तुम लिख देना, और कुछ नहीं। इस फॉर्मूले पे फोकस करते हैं अपन, ठीक है ना। इस फॉर्मूले पर आ जाओ वापस। क्या आ रहा है नीचे? r आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? r² आ रहा है। और जब हमने द्विध्रुव पढ़ा था, द्विध्रुव डाइपोल, और फिर हमने पढ़ा द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट, तब हमने क्या बोला कि क्या होता है, अपॉन में r³ आता है, और यहाँ क्या आ रहा है? r। अब देखो मेरी बात सुनो, तुमने गॉस लॉ यूज़ किया, तुमने लाइन चार्ज यूज़ किया, रेखीय आवेश यूज़ कर लिया, ये रहा यहाँ से आया हुआ। लेकिन अगर खाली क्यू दिख रहा हो तो उस पर समेशन लगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया हमने कहा कि ये खाली क्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। यहाँ पे ये आ रहा था, तो ये क्यू कहाँ से काम आ रहा है? इन सतत आवेश वितरण जो हमने पहले पढ़े हैं टॉपिक, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बैठ गया यहाँ तक। तो ये खाली आर आ रहा है, यानी अब हमारे पास में 3 आर आ चुके हैं अलग अलग। पहले हमारे पास में r² आया फर्स्ट चैप्टर में, फिर फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास में ये डाइपोल के लिए जब हम निकाल रहे थे तब हमारे पास में r³ आ रहा था। ये डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था तो r³ आ रहा था, लेकिन अपॉन में ही आ रहा था, ठीक है ना। डाइपोल की बात कर रहा हूँ, अपॉन में आया था, लेकिन उल्टा सीधा मत समझ लेना तुम। r³ आ गया, तो r³ भी हमारे पास में आ गया द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, डाइपोल मोमेंट के लिए, और इसके लिए भी हमारे पास में r भी आ गया। तो r भी आ गया, r² भी आ गया, r³ भी आ गया, तीनों ही आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। बैठ गया। अच्छा, अब वो तुमसे बोलेगा कि इस पर ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ उन्हीं चीज़ों पे बनता है। ये फाई, अब बोलोगे फाई कहाँ चला गया, तो जरूरत नहीं फाई को लिखने की। 3 चीज़ें कभी साथ में थोड़ी लिखी जाती है, चीज़ें तो 2 ही लिखी जाती है। तो हम तो ये बोल रहे थे कि ये फ्लक्स जो था वो ये था भाई, इन तीनों जगह से फ्लक्स निकल रहा था। फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश हो तो फ्लक्स निकलेगा, निकला ना ये। और फिर हमने कहा कि नहीं, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाई को फेंक दिया, फाई को फेंक दिया। अब देखो वो तुमसे चाहेगा कि तुम ग्राफ बनाओ। किस किस के बीच में बनाना? देखो सबसे पहले तो E और R में क्या रिलेशन है? व्युत्क्रम अनुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर नहीं है। और दूसरा E और वो तुमसे किसके समानुपाती है? लैम्डा के। ये ग्राफ पूछ सकता है तुमसे। तो E और 1/r के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा तुम जानते हो, और E और लैम्डा के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा जानते हो। E इधर रख रहा हूँ मैं, ये रहा, और इधर R रख रहा हूँ, इधर लैम्डा रख रहा हूँ। ये दोनों तो सेम है सीधे, यानी E = लैम्डा है। जब दोनों चीज़ें बराबर है, यानी एक चीज़ को मानते रहो। मैंने माना E = 1, E 1 है, E को यहाँ रखो 1 तो लैम्डा बना गया। E 2 रखो तो यहाँ 2 रखो तो लैम्डा 2 आ गया। यानी जो जितना रख रहे हैं उतना ही आ रहा है, ठीक है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। E और लैम्डा के बीच का ग्राफ है ये, इतना सा। और E और R का बना सकते हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। कैसे बनता है ग्राफ? हमेशा ये लुढ़का 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 है, या क्या। अब अगर कोई E इधर रखना चाहे, लैम्डा इधर रखना चाहे, E इधर रखना चाहे, R इधर रखना चाहे, रख सकता है। ये दोनों ग्राफ भी बता दिए। ये ग्राफ है प्लॉटिंग के लिए, कोई हार्ड नहीं है, तुमने पहले भी बना चुके हैं। तुम r² के लिए भी बना चुके, तुम r³ के लिए भी बना चुके, तो R तो है का। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना। अगर कोई भी तुमसे बंद आंखें सोते सोते भी पूछे तो तुम्हें याद रखना है कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस नियम से कितनी होती है? E = 2k λ/r। बस याद रख, k की वैल्यू जहाँ भी आएगी फट से न्यूमेरिकल में ये पटक देना, 9 to 10 के ऊपर। ये याद मत रखना, गड़बड़ जाओ। किताब में यहीं तक भी रखा है, बट दिस इज फॉर्मूलों को जमाना भी तो पड़ता है ना सही तरीके से, है ना। 2πε0 की वैल्यू क्या होती है वो तो पता नहीं, लेकिन 1/4πε0 की वैल्यू ही होती है, ठीक है। इस बार बार जोर दे रहा हूँ इस पर।
इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले को, इजी बन जाता है। 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर, है ना, k कांस्टेंट हो ही गया हमारा, और लैम्डा भी हम कह रहे हैं कांस्टेंट है, आर भी हम बोल रहे हैं कांस्टेंट है। क्यों? त्रिज्या तो कांस्टेंट है। अब सिलेंडर गोलाई में है तो देखो ये सिलेंडर वक्राकार पृष्ठ है, ये बीच वाला, ये ऐसे वाला, ये वाला, और फिर ये नीचे एक और बन गया। तो ये वाला जो गोलाई है ना, बीच वाला पार्ट, ये वाला कर्व्ड सरफेस, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया। ये कर्व्ड सरफेस जो है, इसकी सेंटर से ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस सब बराबर होगी ना, तो आर भी क्या है? कांस्टेंट देगा तुम्हें कुछ ना कुछ वो वैल्यू। और के खुद क्या है? कांस्टेंट। हो गया? आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट ये है 2k लैम्डा अपॉन आर। फटाक से कोई पूछे, इन्फिनिट लॉन्ग वायर है अगर कोई और गॉस लॉ से करना हो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है, ये रहा। हमसे उसने यही बोला था कि इसके यूज़ क्या है, तो हमने कहा कि हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से, बिना कूलम्स लॉ का यूज़ किए, बिना फोर्स का फॉर्मूला यूज़ किए हुए, है ना। तो कितना सही मामला हो रहा है हमारा। वरना इलेक्ट्रिक फील्ड कितने निकाल रहे थे हम, E1 निकालो, E2 निकालो, सुपर पोजिशन से हम वो भी निकाल लेते थे अध्यारोपण के सिद्धांत से, लेकिन अब आसान हो गया। यहाँ पे तो चार्ज कितने हैं, भरमार पड़े हैं। ठीक है, एक आध बार इसको थोड़ा कॉपी पेन चलाओ और हाथ से निकालो, कहीं अटकोगे, जहाँ अटकोगे समझ लेना सीख गए, एग्जाम में फिर नहीं अटकोगे। असली पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है कि खुद करो और जहाँ अटको सीख जाओगे, तभी तो बुलेट ही खाओगे। अब जब पढ़ाई नहीं की तो अटकोगे क्या, है ना। तो इजी मामला है, हो गया ये पूरा। मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी लेक्चर पर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। वेरी गुड।